तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को स्टार्ट किया था। हमने डेफिनेशन में कहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली क्या होगा। तो हमने कहा था कि इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज या ऑफ टू गुड्स which can be produced with given resources, with available resources on the assumptions that resources are given, resources are fully and efficiently utilized and technology remains constant। ये हम लोगों ने रीड किया था। फिर हमने कहा था कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बेटा हम लोग इसे प्रोडक्शन बाउंड्री भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, प्रोडक्शन फ्रंटायर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। फिर स्केड्यूल हमने बनाना सीखा था। एक को बढ़ाओगे, एक को कम करोगे, कम करने की जो रेट है ना वो इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट होगी, ध्यान रखना। तो कमोडिटीज अपन ने कॉम्बिनेशन बेटा ए बी सी डी ई, वीट को हमने रिड्यूस किया 100 90 70 40 0, एप्पल को इंक्रीज किया 0 10 20 30 40 हम लोगों ने लिखा। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? टेबल शोइंग 100 टन wheat will be produced without any production of apple at A combination। फिर हम लोगों ने लिखा कि 40 टन एप्पल विल बी प्रोड्यूस विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ wheat at E combination। Same as B, C, D are those combination of are various combination of wheat and apple which can be produced at given resources। फिर हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम का रूल ध्यान रखना, अगर कभी भी दो कमोडिटी है, हर कहीं नहीं हुआ, कमोडिटी टू है और उन्हें अगर डायग्राम में शो करना है ना, तो जिसको इंक्रीज करते हैं उसे एक्स पढ़ लेंगे, मतलब एप्पल को एक्स पढ़ लेंगे, और जिसको डिक्रीज करते हैं उसे वीट को हम लोग वाई पढ़ लेंगे। और फिर डायग्राम बनाएंगे तो एक इस तरह का शेप आपके लिए बनेगा, ये पीपीसी हमारे लिए कहलाएगा। तो हम लोगों ने डिफाइन ऐसे कहा था, फिगर शोज दैट production of apple on x-axis and production of wheat on y-axis, combination A, B, C, D, E are various combination of wheat and apple which can be produced at given resources। By combining of these combination points we get a AE curve, it is called PPC, production possibilities curve हम लोग इसको बोलते हैं। अब मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ आपका, अभी उससे थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा कर्व ऐसे बना, ये बनाया ना, ये शेप सर आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, यूं ही बना देते, उससे क्या फर्क पड़ता? मैं थोड़ा रूल कुछ समझा दूं आपको। बेटा ना, जब आप किसी एक चीज को इंक्रीज करते हैं और एक को डिक्रीज करते हैं, जो कि हम को रिलेशन में पढ़ते हैं वैसे भी, तो ना उसे नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। और नेगेटिव रिलेशनशिप का जो डायग्राम होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये कहलाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग। ये तो तब बनता है जब दोनों एक्स और वाई एक्सिस की जो चीजें है ना बेटा, उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप हो। अभी हमारे लिए एक्स और वाई कमोडिटी पर जो एक्सिस पर जो कमोडिटीज है ना, उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तीन शेप का हो सकता है, एक तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन में गिरे, एक इस तरह का, और एक इस तरह का। ये कांस्टेंट स्लोप होता है और ये तब बनता है जब कांस्टेंट डिक्रीज हो। कांस्टेंट डिक्रीज का मतलब बेटा ना, अगर मैं जो वीट लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बेस तैयार कर रहा हूँ, ऐसा कोई किताबों में नहीं है। मैं तो तुम्हारा एक कंटेंट, ताकि आपको आगे के डायग्राम में प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मेरा वीट 100 90 80 70 60 होता, मतलब हर बार अगर मैं 10 10 10 10 से रिड्यूस करता ना, तो पीपीसी मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन में बनता। कब? जब मेरे लिए कांस्टेंट रेट से बेटा डिक्रीज होता, तो पीपीसी हमारे लिए स्ट्रेट लाइन में बनता। अगर हमारे लिए डिक्रीज बाय, एक में इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए बेटा डाउनवर्ड स्लोप बनेंगे। और ये डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो, तो हमारे लिए ये वाला शेप बनता है, इसे कॉनकेव टू ओरिजिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? कॉनकेव टू ओरिजिन हम लोग इसको बोलते हैं। और अगर बाई चांस कभी आगे आने वाले अगले ही चैप्टर में ना शेप ऐसा बनेगा, ये वाला जो अभी बता रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, हर कुछ मत बना देना। डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो बेटा, डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट हो,
तो फिर ये वाला शेप बनेगा जिसे हम लोग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा अपन? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये तीन तरह के शेप होते हैं बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक तो स्ट्रेट लाइन गिरती है, ये तब गिरता है जब डिक्रीज बाय कांस्टेंट रेट हो। अगर मेरे लिए डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो, जैसे पहले 10 गिराया, फिर 20 रिड्यूस किया, फिर 30 रिड्यूस किया, देन 40 रिड्यूस किया, तो डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट होता है और तब शेप कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। अगर डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट होता, लाइक पहले 40 रिड्यूस करता, फिर 30, फिर 20, फिर 10, तो डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट कहलाता है। तब मेरा शेप ना डायग्राम का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता। अभी पीपीसी का जो शेप है, माइंड में याद रखना, आगे के कई एग्जामों में काम आएगा आपको। पीपीसी का जो शेप है बेटा वो कौन सा होता है? सर उसका शेप कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। आगे आएगा वो, इसका डिटेल से आंसर भी आएगा, डिटेल से हम आगे भी पढ़ेंगे। इसका शेप कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। सर इसका शेप कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हम लोग डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर हमने वेट को क्यों डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट करा। वेट अभी एक दो क्लास और पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसका ऐसा क्या रीजन था कि सर ने वेट को डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट से करा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब जो मुझे अभी पढ़ाना है ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए दिया था मैंने, कि बेटा ये जो हम पीपीसी बनाते हैं, हमारा आज का कंटेंट जो कि हमने पढ़ना है, और एक्स एक्सिस पर हमारा मान लो एक्स कमोडिटी है और वाई पर हमारा वाई कमोडिटी है। हमने मान लो ये पीपीसी बनाया ए बी, ये हमने पीपीसी बनाया बेटा ए बी। इस ए बी कर्व को हम पीपीसी कर्व कह रहे हैं, मतलब हमारे पास ना जितने रिसोर्सेज हैं, अगर मैं उन रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहे, तो ये वो बाउंड्री है जिस पर कि हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस पर जितने भी पॉइंट होंगे ना बेटा, ये हमारा पीपीसी कर्व है, इस पर जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एवरी पॉइंट, जितना भी पॉइंट पर हम लोग यहाँ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट हमारे लिए अटेनेबल पॉइंट कहलाते हैं। कौन से कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं बेटा? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब which can be produced with given resources with following assumptions: resources are given, resources are fully and efficiently utilized, technology of production remains constant। तो हम इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लाइक मान लो एक ये पॉइंट है सी, इसको हम बना सकते हैं, हम ए बी सी तीनों पॉइंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसके अंदर भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये डी पॉइंट पर भी मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ। ये सारे पॉइंट अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं। अब मैं पूछूं अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? ऑल दोस पॉइंट ऑन द पीपीसी एंड इनसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी एंड इनसाइड द पीपीसी। जो भी कॉम्बिनेशंस बेटा आपके पीपीसी पर हैं और पीपीसी के अंदर हैं, वो सारे अटेनेबल हैं गिवन रिसोर्सेज पर, मतलब अपनी औकात में है ना, हम बना सकते हैं। बट ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द पीपीसी, क्या ये ई पॉइंट में प्रोडक्शन कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कर सकते, जब तक या तो रिसोर्स ना बढ़ चेंज हो जाए, वो एजम्पशन ना टूट जाए। हाँ, रिसोर्स ही बढ़ जाए तो ये पीपीसी बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये ई पॉइंट हो सकता है कि अब अटेनेबल हो जाए, बट फिलहाल जो हमारे रिसोर्सेज है उनमें ना ये ई पॉइंट पर प्रोडक्शन करना हमारी औकात के बाहर है, हम इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो अब समझ आया बेटा? सारे पीपीसी पर जो पॉइंट है और जो पीपीसी के अंदर हैं वो अटेनेबल है, उन्हें हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मगर पीपीसी के बाहर के पॉइंट ना औकात के बाहर है, अभी के रिसोर्सेज में इनको बना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए पीपीसी एंड इंडिकेट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द डायग्राम। आपको पीपीसी बनाना है और इन पॉइंट्स को आपको इंडिकेट करना है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। तो हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे पीपीसी का, गुड एक्स को हमने एक्स पढ़ लिया, गुड वाई को वाई पढ़ लिया, एक पीपीसी अपन ने ए बी बनाया। तो हमने ए बी सी डी ये सारे पॉइंट हो गए, तो ये सी और डी, ए और बी भी है, आप ए और बी भी एरो कर लिख सकते हो, ठीक है, बट टेक्निकली ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है।
बट जो ई पॉइंट है बेटा हमें इंडिकेट कर रहा था, ये हमारे लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, हमारी औकात से बाहर है, इसको अभी बना पाना पॉसिबल नहीं है। इसको लिखोगे कैसे? एनी पॉइंट्स ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी, लाइक पॉइंट ए बी, ए बी भी तो बना सकते हो, ए बी सी and point D in above diagram are attainable combination of output with given resources and technology। जो resource and technology हैं उनमें हम A B C D, D भले इनसाइड है, इनसाइड के पॉइंट भी बना सकते हो ना, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, एनी पॉइंट जो भी पॉइंट बेटा आपके आउटसाइड द पीपीसी है, लाइक पॉइंट ई in the above diagram shows unattainable combination of output with given resources and technology। मतलब जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें ई पॉइंट बना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको एक पीपीसी बनाना है और अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट को शो करना है। तो जो भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर है और पीपीसी के अंदर है उन्हें अटेनेबल कहोगे, और जो पीपीसी के बाहर है बेटा उसे अनअटेनेबल कहोगे। एक्सप्लेन कैसे करोगे? फिगर शोज है एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी और ऑन द पीपीसी like point A, B, C and D are in above diagram are attainable combination of output with given resources and technology। Any point outside the PPC like point E in the above diagram shows, किसको शो करेगा बेटा? unattainable combination output with given resources and technologies। समझ आया होगा बेटा? अब इसके साथ एक पॉइंट में और समझा रहा हूँ, देखो सुनना ध्यान से। ये अपना पीपीसी, ये वो पॉइंट है ना जो हमारे लिए अटेनेबल है। अब सुनना मेरी बात को, अगर हम लोग कभी भी पीपीसी पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो ए बी सी डी, इन ये चारों कॉम्बिनेशन जो कि ऑन द पीपीसी है, अगर हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इस सिचुएशन को तो फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। एजम्पशन में ही कहते हैं ना, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे तो ये बना पाओगे। लेकिन अगर मान लो इनसाइड द पीपीसी बना रहे हो तो ये नॉन अटेनेबल है या अटेनेबल है? सर अटेनेबल है, अटेनेबल है। लेकिन ना बेटा ये हमारे लिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहना है। हम हमारे जो रिसोर्स है ना उनका पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, हमारी औकात इतने में से किसी भी कॉम्बिनेशन पर बनाने की है पर हम अंदर ही बना रहे हैं, तो वो अटेनेबल तो है, लेकिन ना बेटा वो हमारे लिए फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होकर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। मतलब हमारी कंट्री में इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है मगर हम काम भी नहीं ले रहे और इतनी लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो प्रोडक्शन तो हो जाएगा क्योंकि अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेटा ये फुलर यूटिलाइजेशन ना होकर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो देखो अब मेरे नेक्स्ट कि आपको ड्रा करना है बेटा एक पीपीसी को और इंडिकेट करना है इन सिचुएशंस को, फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ होगा? इन द पीपीसी या ऑन द पीपीसी? सर ऑन द पीपीसी। और इनसाइड द पीपीसी को अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहेंगे। तो पीपीसी पर जो पॉइंट है चाहे वो ए बी है, बी बी है, सी बी है, ये सब बेटा हमारे लिए फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। और जो डी है ये अटेनेबल तो है क्योंकि इनसाइड को अटेनेबल तो कहते हैं, बट बेटा ये अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे, मतलब हम हमारे रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। तो देखो कैसे इंडिकेट करोगे, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी लाइक पॉइंट ए बी सी लिख दो अपन ने, ए बी सी इन द अबव डायग्राम शोज
fuller and efficient utilization of resources with given resource and technology, and any point inside the PPC like point D in the above diagram वो किसको शो करेगा बेटा हमारे लिए, अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। यहां तक का आज का अपना कंटेंट। चलो मुझे जवाब देना। अब मैं देखो डायग्राम में आपसे कहूं कि फुलर, या मैं आपसे कहूँ अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बताओ, तो जो भी पॉइंट बेटा ऑन द बीपीसी और इनसाइड द बीपीसी है ये अटेनेबल है। मैं कहूँ अनअटेनेबल बताओ, तो जो आउटसाइड द बीपीसी है वो हमारे लिए अनअटेनेबल हो जाएंगे। अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ कि आप फुलर एंड इनएफिशिएंट को दिखाऊं, फुलर एंड एफिशिएंट को दिखाऊं, तो जो भी पॉइंट बेटा ऑन द बीपीसी है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और जो भी पॉइंट बेटा मेरे लिए इनसाइड द बीपीसी है तो वो अटेनेबल तो हैं पर वो मेरे लिए अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो अब तक पीपीसी में 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। कल अपन ने कहा था व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, एक्सप्लेन पीपीसी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल और डायग्राम। फिर आज सेकंड, ड्रॉ ए पीपीसी एंड शो द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक तो फुलर सॉरी पहले देखा था अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, और थर्ड में ड्रॉ करना है और आपको शो करना है फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और सेकंड बेटा आपका अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनको कंप्लीट करें बेटा। ऐसा नोट्स मैंने आपको सेंड कर रखे हैं यहाँ तक। कल हम लोग इसमें नया शिफ्टिंग और रोटेशन वाला पॉइंट